ओके, देन वी हैव अनदर क्लास विच इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, डेफिनेटली यू नो के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, राइट। इसमें जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, वी हैव प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, ब्यूटिसिनाइड। ठीक है, सो जो प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकॉर्टिजोन, ब्यूटिसिनाइड है ये हमारे पास दो फॉर्मुलेशंस में आती हैं। वी हैव अ रेक्टल फॉर्मुलेशन एंड इसके क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं सिस्टेमिक से, तो हम इसको प्रेफर करते हैं, राइट। देन हमारे पास है एक्सटेंडेड रिलीज। ठीक है, उसके हमारे पास अब इसके भी हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसके उससे भी ज़्यादा कम है, किससे, इस रेक्टल से, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली पहले हम सिस्टेमिक जब हुआ करता था तो हम रेक्टल को हमने क्या कहा, हमने प्रेफर हम कर रहे थे, राइट। लेकिन उसके बाद क्या है कि जो एक्सटेंडेड रिलीज है हम उसको ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। देन वी हैव अ ब्यूटिसिनाइड। ब्यूटिसिनाइड में क्या होता है बेसिकली कि रैपिड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो जाती है इसकी। ठीक है, फॉरन से लिवर में जाएगा और तेज़ी से ये क्या हो जाता है, लिवर्स को मेटाबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी हमारी क्या है कि बॉडी में जाके उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लंग्स क्योंकि लिवर क्या कर रहा है, हमारे पास को मेटाबलाइज कर रहा है। देन व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हमें पता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इन्फ्लेमेशन के कौन से स्टेप्स को ये ब्लॉक करेगा। सो इट वुड ब्लॉक द प्रोडक्शन और इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 एंड 8। ठीक है, या फिर ये क्या कर सकता है कि इनहिबिट द एक्सप्रेशन, बल्कि ये करता है हमारे पास किस चीज़ को इनहिबिट करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एडियर करने के लिए हमारे पास एंडोथेलियम के ऊपर कि हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, सो दैट इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो उसके साथ जाके एडिशन कर सकें एंड देन वहाँ पे हमारे पास वो उधर से माइग्रेट कर सके टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है कि फिर ये हमारे पास क्या ब्लॉक करते हैं, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन जो होती है हमारे पास, ताकि ये डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करती हैं तो ये उसको भी इनहिबिट कर देगा। ठीक है, लाइक हमारे पास एनोसिंथेस है, फॉस्फोलाइपेज A2 है, COX-2 है, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 और द NF-κB है हमारे पास। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये ब्लॉक कर देता है। देन इसलिए हम कहते हैं कि इसके ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ओके नाउ यूजेस क्या होते हैं हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, तो वी यूज़ देम इन द मॉडरेट टू सीवियर एक्टिव IBD के अंदर। ठीक है, इलियोसिकल अगर हमारे पास क्या है क्रोहन डिजीज़ है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस विद द पेनकोलाइटिस। ठीक है, पेनकोलाइटिस इट मीन्स कि वो पूरे होल कॉलन को अगर इन्वॉल्व करिए तो हम उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, राइट। फिर इसके बाद इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक कि एक्सटेंसिवली मेटाबलाइज होता है लिवर के अंदर, तो एंजाइम इनहिबिटर्स अगर दे देंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसे ले रहे हैं ड्रग्स, ठीक है, जो कि इसके एंजाइम्स को इनहिबिट कर दे। ठीक है, उन एंजाइम्स को जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को मेटाबलाइज कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो प्लाज्मा में देर तक स्टे करेंगे। ठीक है, एंड फॉर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारे पास के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि अब थर्ड कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं विच आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, अल्फा 4 इंटेग्रिन इनहिबिटर्स, देन वी हैव द इंटरल्यूकिन 12 23 इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये क्या इनका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इम्यूनिटी को कम करेंगी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जब भी हमारे पास इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन के रिस्क के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे जिनके अंदर जब भी इन्फेक्शन के अगर जिसके अंदर भी हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन जो है वो खतरे का बायस बन सकती है। लाइक अगर TB के पेशेंट्स हैं, हम उनके अंदर हम देख लेंगे पहले से ही कि उनको कोई TB तो नहीं है, राइट, तो ऐसे फिर पेशेंट्स को हम नहीं देंगे। देन अब थेरेप्यूटिक इंडिकेशन क्या है कि हम कौन से पेशेंट्स को दे सकते हैं, तो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम इनको दे सकते हैं इन बायोलॉजिकल एजेंट्स को। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आती है TNF अल्फा इनहिबिटर्स। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास यूज़ होता है IBD के रिमिशंस को मेंटेन एंड इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, और क्या है कि इसमें जो ड्रग्स आती हैं दे आर इन्फ्लक्सिमाब, इडालीमाब, सिटोलिमाब एंड द गोलीमाब। ठीक है, जो इन्फ्लक्सिमाब एंड इडालीमाब है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन द क्रोहन डिजीज़ एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। फिर सिटोलिमाब को हम यूज़ करते हैं क्रोहन डिजीज़ के अंदर एंड गोलीमाब को हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास जितनी भी हैं ये सारी TNF अल्फा इनहिबिटर्स ये सब क्या है हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट होते हैं क्रोहन डिजीज़ के अंदर, लेकिन सेकेंड लाइन एजेंट होते हैं ये
किसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। सो ऐसे पेशेंट्स जो कि हमारे पास रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ASA यानी वो जो हमारे पास था अमीनो सैलिसाइलेट्स, ठीक है, देन और क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते तो फिर हम क्या करते हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स इनको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि लॉस ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू, अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो पेशेंट्स ये TNF अल्फा इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं उनके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स उनका कम हो जाता है। वाई? क्योंकि इनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी, राइट, एंड द एंटी ड्रग एंटीबॉडीज़, दैट इज़ कि हमारी बॉडी क्या करेगी, उस ड्रग के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई क्या होता है कि वो पेशेंट का रिस्पॉन्स कम हो जाता है टू दीज ड्रग्स। देन वी हैव अनदर कैटेगरी जिसमें हमने कहा था कि अल्फा 4 इनहिबिटर्स देते हैं, अल्फा 4 इंटेग्रिन्स, ठीक है, तो इसका इनहिबिटर्स देते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये अल्फा 4 इंटेग्रिन्स एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब जब एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये हमारे पास एंडोथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होंगे और जाके ये ल्यूकोसाइड को अपने ऊपर एडिशन करवाएंगे, ठीक है, ताकि ये मतलब बेसिकली ये एक्सप्रेस कर देते हैं अपने ऊपर ही एंडोथेलियल सेल्स। और क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइड है, सो दैट ल्यूकोसाइड अपने रिसेप्टर्स के थ्रू से जाके बाइंड कर सके। जब वो एडिशन हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, ल्यूकोसाइड वो उस तरह से यहाँ से ट्रांस माइग्रेट करेंगे, ठीक है, इससे निकल के वो चले जाते हैं टूवर्ड्स द साइड ऑफ इन्फेक्शन, ओके, और फिर इसके बाद ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। सो ये इनका एक्शन क्या होगा कि जो अल्फा 4 इंटेग्रिन इनहिबिटर यानी कि वो उसके ये जो हमारे पास इंटेग्रिन्स बन रहे थे, अब उसको इसने क्या कर दिया, ये ड्रग्स इसको इनहिबिट करेंगी। सो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए होती हैं, ठीक है। सो लिम्फोसाइट की माइग्रेशन को ये इनहिबिट कर देती हैं ये ड्रग्स, ठीक है। अब इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, वी हैव द 2 ड्रग्स, विडोलिजुमाब एंड नेटालिजुमाब, ठीक है। सो जो विडोलिजुमाब है ये बेसिकली क्या करती है, हमारे पास ये जाके अल्फा 4B7 इंटेग्रिन्स क्यों जाके ऊपर बाइंड कर जाती है, ठीक है। एंड ये हम यूज़ करते हैं फॉर रिफ्रैक्टरी अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्रोन डिजीज़, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है, जैसे कि बस ये हेडेक, आर्थ्रैल्जिया, ठीक है, जॉइंट पेन जो होता है, नोजिया, फटीग एंड द मस्कुलोस्केलेटल पेन, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो होते हैं नेटालिजुमाब, ठीक है। नेटालिजुमाब का बेसिकली ये होता है कि इसमें जो रिस्क है हमारे पास किस चीज़ का, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एंसेफेलोपैथी का, तो वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। जो JC वायरस एक्टिवेशन होती है ना वो हमारे पास करता है ये, इसलिए हम कभी भी नेटालिजुमाब को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में नहीं यूज़ करते, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अ थर्ड कैटेगरी विच इज़ इंटरल्यूकिन 12-23 इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है उस्टिकेनुमाब, ठीक। ओके, सो बेसिकली हम उस्टिकेनुमाब को यूज़ करते हैं फॉर इनहिबिटिंग द बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास इनहिबिट करता है सेल सिग्नलिंग को, साइटोकाइन की प्रोडक्शन को, जीन एक्टिवेशन को, लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन को, ठीक है। तो इस तरह से ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, राइट। एंड देन ये हमारे पास अप्रूव्ड है फॉर द सोरियासिस थेरेपी, ठीक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए भी। एंड ये हमारे पास इंडक्शन एंड मेंटेनेंस करता है किसकी, ऑफ द रिमिशन इन द CD इन द क्रोहन्स डिजीज़, ठीक है। सो इसके लिए ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, राइट। फिर इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स इसमें क्या आते हैं कि ये हेडेक, आर्थ्रैल्जिया, इन्फेक्शन, नोजिया एंड द नेज़ोफेरेंजाइटिस करता है। देन वी हैव द फोर्थ क्लास विच इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होती है हमारे पास के 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट इज़ द मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। देन वी हैव अ थायोप्यूरिन, थायोप्यूरिन जो है प्यूरिन एनालॉग से बिलोंग करता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 ड्रग्स आती हैं, एजोथायोप्यूरिन एंड द 6-मार्केप्टोप्यूरिन, ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मिथोट्रिक्सेट क्या है। सो मिथोट्रिक्सेट हम यूज़ करते हैं कैंसर के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये बिल्कुल जैसे फोलिक एसिड होता है उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये मिथोट्रिक्सेट हमारे पास इनहिबिट करा देता है फोलिनिक एसिड की प्रोडक्शन को, ओके। तो बिल्कुल उसी जैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये इजीली जाके इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करवा देता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोहन डिजीज़ है इसकी रिमिशंस को ये मेंटेन करेगा, ठीक है। यानी हम इसको क्रोहन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम इसको नहीं यूज़ करते, वी डोंट यूज़ इन दिस केस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि इसके जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है इट इज़ कि ये नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ALT को रेस कर देगा, रैश प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास, ये सारा कुछ था अबाउट द मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। देन वी हैव अ थायोप्यूरिन्स। सो ये जो थायोप्यूरिन्स होती हैं ये हमारे पास होती हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। और इट मीन्स कि वही इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगी।
तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन द किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, क्योंकि हमें किडनी जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हमें क्या एक डेंजर होता है, हमें क्या चीज़ होती है, ठीक है, हमें किस चीज़ से हमें डर लगता है कि कहीं ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। सो क्या करेंगे कि हम इसको इम्यूनोसप्रेसेंट है, सो डेफिनेटली वी कैन यूज़ इट इन दिस केस कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। देन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पेयरिंग इफेक्ट होता है इसका, ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं दोनों कंडीशन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी एंड क्रोहन डिजीज़ में भी। एंड ये हमारे पास ये फर्स्ट लाइन एजेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिमिशंस के लिए, ठीक है, रिमिशंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट क्या है, दिस थायोप्यूरिन, राइट। अब इसके बाद इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होता है। सो देखिए एडवर्स इफेक्ट ये होता है हमारे पास कि बोन मैरो सप्रेशन कॉज करेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास ल्यूकोपीनिया का रिस्क होता है और डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। देन ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करेगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या होती है कि जो इसकी वैसे क्या होती है कि जो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है दैट इज़ द 6 थायोग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो डेज तक जाती है, ठीक है, यानी काफ़ी लंबी हाफ लाइफ होती है इसकी। देन हमारे पास है लास्ट ग्रुप दैट इज़ जेनस काइनेस इनहिबिटर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रग है दैट इज़ टोफासिटिनेब, ठीक है। ये क्या करती है हमारे पास की जो जैक फैमिली है उसके अंदर भी स्पेशली जो 1 और 3 है उसको जाके ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एंड उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो BNT सेल की डिफ्रेंसिएशन थी वो नहीं होगी। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन था अब वो भी इनहिबिट हो जाएगा। देन अब हमारे पास की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है दैट इज़ कि ये रैपिडली हमारे पास ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और दोनों किडनी से भी एक्सक्रीट होगी और लिवर में जाके ये मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ता है दोनों कंडीशंस में ही कि क्योंकि लिवर इसको मेटाबोलाइज कर रही है तो हमें डोज रिडक्शन करनी पड़ेगी एंड किडनी क्योंकि इसको एक्सक्रीट कर रही है, सो इन दैट केस वेल वी हैव टू रिड्यूस द डोज, राइट। देन इसका यूज़ क्या होता है कि हम इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ कर रहे होते हैं एंड देन एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि इन्फेक्शंस के रिस्क कॉज करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन नहीं होने दे रहा, ठीक है। इट मीन्स कि वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स नहीं जाएंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास इन्फेक्शंस को भी फाइट नहीं कर सकते। सो TB का रिस्क होता है एंड हर्ब्स जूस्टर, ठीक है, हर्पीज जूस्टर इसका भी हमारे पास इन्फेक्शन होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं फिर शिंग्रेक्स वैक्सीन होती है तो वो लगवानी पड़ती है, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है कि ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल्स हैं इन HDLs LDLs इन सब के लेवल को ये रेज कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा डेफिनेटली एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो थ्रोम्बस का रिस्क बढ़ जाएगा उनकी उसकी वजह से, ठीक है। जब थ्रोम्बस हमारे पास बन जाएगा तो क्या हो सकती है हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा डेथ कैन अकर, सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द IBS एंड IBD, ठीक है। एंड ये हमारे पास यहाँ तक जो GID फार्माकोलॉजी है इट इज़ कम्प्लीटेड। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, डायबिटीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।